सोचे ना कि आपका बच्चा 4-5 ग्रेड नहीं पढ़ता और फिर वो उसके पास ऑप्शन है कि वो 6 में जाए, 7 में जाए या 8 में जाए। इट्स क्या कहना चाहिए, वी शुड, नोबडी शुड मिस इट। देयर विल बी वेरी लिमिटेड सीट्स एंड एनीबडी हु ऑप्ट्स फॉर इट विल नॉट रिग्रेट। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतने ज़्यादा वहाँ लोग होंगे, कोई 1000 के करीब कम से कम मेरे ख्याल से वहाँ पे स्टूडेंट्स थे। आप जब तक फिगर आउट नहीं करते ना कि आपने एग्जैक्टली क्या करना है, तो आपका ध्यान में ये होता है कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। तो यूसीबी में टॉक थी वो ज़रा इस तरह की थी कि सॉफ्टवेयर डेवलपर जो है वो एआई, पोस्ट एआई एरा में कैसे रेलेवेंट रह सकता है। आई थिंक एंटरप्रेन्योरशिप हैज़ टू स्टार्ट इन ग्रेड 4 और 5। क्रेजी वंस, द मिसफिट्स, द रेबल्स, they are not fond of rules and they have no respect for the status quo. ये जो लोग होते हैं मेरे ख्याल से these are the ones who actually are running the show. I honestly question कि आज क्या चीज़ पुल कर रही है भाई। मतलब मैथ पढ़ा रहा हूँ यार, कोई मैं कौन सा कोई उनको गेमें खिला रहा हूँ। The way we are designing our entire school program, it's gonna be a game changer. अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, तो अब एक और हफ़्ता ख़त्म हो गया और और हमने ये जो अपना रिकॉर्डिंग का सिलसिला शुरू किया हुआ है, इसी को मज़ीद कंटिन्यू रखते हैं। इस पिछले हफ़्ते में आपकी कुछ टॉक्स थी, तो पहले तो उनकी जानिब आते हैं कि उनमें आपका क्या एक्सपीरियंस रहा। एक-एक करके हर टॉक के बारे में बात करते हैं। पहले तो कश्मीर वाली पे आ जाते हैं, उसके बाद फिर आगे एंड सो ऑन। So कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली में इनवाइट किया था मुझे। आई डोंट नो उनको मैं कहाँ से मिला, लेकिन प्रॉब्ली फिगर आउट किया शायद कंटेंट से या इस तरह से भी, और आई वाज वेरी एक्साइटेड टू गो देयर। और मुझे मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतने ज़्यादा वहाँ लोग होंगे, कोई 1000 के करीब कम से कम मेरे ख्याल से वहाँ पे स्टूडेंट्स थे। काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे सेंट्रल है पूरे एरिया में, कोटली में। हुँ, तो टॉपिक जो था वो कॉन्फ्रेंस वाज अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन। मैंने वहाँ बात की कुछ लोगों से, बच्चों से, और उसमें ये है कि जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हिट की वो ये थी कि एक मदर वहाँ पे बाद में मेरे पास आई और उन्होंने मुझे आके जो है वो अपने बेटे से मिलाया, और उस बेटे को भी वो हिफ्स करवा रही थी और साथ में होम स्कूल करवा रही। हुँ, तो उन्होंने जब मेरी बात सुनी, मैंने हल्का सा बात की थी कि मैंने कहा कि एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन की जो बात है ना, ये बहुत अच्छा है, लेकिन ये यूनिवर्सिटी लेवल पे बहुत लेट है करना। ऑब्वियसली हमें तो यूनिवर्सिटी के बाद भी कितने साल के बाद कोई ये बात पता लगी। तो आई थिंक पिछले 10-12 साल में पाकिस्तान में ये बात चली है और यूनिवर्सिटी लेवल पे ये बात होती है, और उसमें इंक्यूबेशन सेंटर्स बनते हैं और ग्रेजुएशन के फ़ौरन बाद कुछ लोग नौकरी करने की बजाय स्टार्टअप की तरफ चले जाते हैं। बिल्कुल। तब दे फिगर आउट एट दैट टाइम। मेरे ख्याल से ये बहुत लेट है, और मैंने वहाँ भी ये बात कही कि ये इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की बात स्कूल लेवल पे होनी चाहिए, और बच्चों का दिमाग खोलना चाहिए हमें, और उनको बताना चाहिए कि आपको ये फिगर आउट करना है, आना चाहिए कि लाइफ में मुझे अपनी वैल्यू कैसे ऐड करनी है इन द एंटायर सिस्टम। टू मी एंटरप्रेन्योरशिप एंड न्यू वेज ऑफ एड्रेसिंग द सेम प्रॉब्लम, और एंटरप्रेन्योरशिप इज द एस्पेक्ट वेयर यू basically solve a problem in such a way that you build a business out of it. इनोवेशन इज़ न्यू वे टू सॉल्व द सेम प्रॉब्लम Some और problem, like obviously एक प्रॉब्लम है जो एग्जिस्टिंग है और उसको सॉल्व करने का कोई ऐसा तरीका ढूंढ लिया गया जो पहले एग्जिस्टिंग करता था, हुँ, या कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो सॉल्व हुआ था अपनी तरफ से, लेकिन उसका बेहतर वर्जन आपने ले आया है कि इस तरीके से ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। हुँ। तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करे, आप यू कम अप विद अ सोल्यूशन, इज काइंड ऑफ इनोवेशन। और एंटरप्रेन्योरशिप ये है कि आप उस पूरे सोल्यूशन को फिर एक पूरा बिजनेस की तरह उसको बिल्ड करें, उसके सारे जो उसको एक वेंचर बना लें। अच्छा, यहाँ पर जो लफ्ज़ एंटरप्रेन्योरशिप का है, मैं थोड़ा-सा इसको भी मतलब ऑडियंस के लिए थोड़ा बेहतर समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग इस एंटरप्रेन्योरशिप इतना अजीब-सा वर्ड है एंटरप्रेन्योर, स्पेलिंग भी मुश्किल से है। तो थोड़ा-सा उसको थोड़ा इलैबोरेट करें कि होता क्या एंटरप्रेन्योरशिप? एक बिज़नेस वैसे तो जो आम इस्तिलाह में है कि कोई कारोबार बनाना है, ये एंटरप्रेन्योरशिप है। लेकिन अगर आप थोड़ा उसको इलैबोरेट करना चाहें कि होती क्या एंटरप्रेन्योरशिप? यार अजीब सा फ़ान अल्फाज में अगर मैं अपने अल्फाज में बात करूँ ना, तो हाउ डू यू से दैट, आम तौर पे देखो, जब आप पैसा बनाने का कोई ऐसा तरीका ढूंढना जो पहले से नहीं पता था। अच्छा, अगर पहले से एक चीज़ पता है कि यार ऐसे करते हैं, ऐसा करते हैं, तो यूं यूं करेंगे तो बिजनेस वो बिजनेस के तौर पे होता है। बट जब जो स्टार्टअप जिसको आप कहते हैं ना, कि स्टार्टअप का मतलब ये होता है कि मे बी स्टार्टअप इज ऑल लाइक अ स्टेज जहाँ पे आप अभी बहुत सक्सेसफुल नहीं हुए और आप फिगर आउट कर रहे हो और आप बिल्ड कर रहे हो, दैट्स स्टार्टअप। बट एंटरप्रेन्योरशिप इज लाइक वेयर देयर वाज नो हिस्ट्री बिफोर यू इन दैट एरिया और इस सेगमेंट जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, हुँ, और आपने उसके अंदर आके एक वैल्यू क्रिएट की है। मैंने कहा ना, जिससे वेल्थ फ्लो करने की वैल्यू क्रिएट किया आपने, एक एक मैकेनिज्म आपने इन्वेंट किया है,
और इंट्रोड्यूस कराया है, तो पहले आप कुछ नहीं थे और आपने वो एक ज़बरदस्त इनोवेशन या कोई ऐसा काम करके डॉट्स को ऐसे कनेक्ट किया या पीसीज ऐसे जोड़े हैं पजल के कि वो एक नई पिक्चर बनी है और उसकी वैल्यू है बहुत ज़्यादा, एंड देन सो यू आर नाउ जनरेटिंग वेल्थ फ्रॉम स्क्रैच या फ्रॉम इन अ न्यू। या अच्छा, इसमें जो इनोवेशन का जो लेवल है, वो डिग्रीज़ में होता होगा? जिस तरह अगर कोई शख्स कोई कपड़ों का कारोबार भी शुरू कर रहा है, वो कहता है कि यार कपड़ों के कारोबार में पहले जी शलवार कमीज़ इस कलर में नहीं मिलते। मैं जी सिर्फ़ ब्लैक कलर के अंदर ही पूरा वो लॉन्च कर रहा हूँ और वो सब कुछ। तो उसको भी एंटरप्रेन्योरशिप कहेंगे? बिल्कुल। या एक बहुत इनोवेटिव होना चाहिए कुछ कि भई बंदा नहीं, हिल रहा है? ऐसा मैंने कहा ना, जो जिद्दत का मतलब, अब देखो एक हमारे एक बहुत अर्सा पहले पाकिस्तान से एक स्टार्टअप निकला था और फिर बाय कॉम्बिनेटर में भी गए और तो उसके जूते मैं भी पहनता हूँ। तो एटम्स के नाम से एक जूते उन्होंने लॉन्च किए। अब हुँ, उन्होंने बड़ा अच्छा एक पिच ढूँढी कि जूतों के कारोबार में या जूतों की लाइन में उनका ये ख़्याल था कि अक्सर जो ब्रांड्स होते हैं वो वैरायटी पे बहुत ज़्यादा जाते हैं कि इतना डिज़ाइन ये वाला, मतलब जॉगिंग के लिए अलग और उसके लिए अलग और उसके लिए अलग। तो वो कैजुअल जो बियरिंग होती है ना, उसमें उन्होंने एक प्रोडक्ट अपने एक एटम्स के जूते उन्होंने लॉन्च किए, बट उनका फोकस क्या था कि आपके जो साइज़ है ना, कंफर्ट, हुँ, उन्होंने उसको इतना ज़्यादा आगे चले गए कि उन्होंने कहा कि हम क्वार्टर साइजिंग पे भी मेजर करेंगे आपके जूते को। हुँ, और शुरू में उनका एक मॉडल ये था कि वो आप जब ऑर्डर करते थे ना, तो वो आपको 2 से 3 जूते भेजते थे हुँ, और आपसे कहते थे तीनों पहने जो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि एक अलग से आपका नंबर है, 10 नंबर है या 9 नंबर है, तो आपको 9.25, 8.75 भी भेजते थे। तो आप अगर उसको पहनेंगे तो अगर 8.75 इज़ लाइक प्रॉपर फिट, तो वो आप वो रख लें, बाकी 2 जूते वापस कर दें। हुँ, तो फिर उन्होंने एक ही जूता था उनका और वो उसमें कुछ कलर्स फिर बाद में डाले उन्होंने 2-3, और वो बेसिकली उसी जूते के ऊपर ही उन्होंने गेम उठा दी कि जी कैजुअल वेयरिंग को हमने नेल कर दिया। सो ये सारी चीज़ें मतलब इनोवेशन में ही आती हैं। जैसे मैंने कहा कि नए अंदाज से आपने एक मसले को हल किया और या कोई गैप फिल किया। जैसे उबर की मैं बात करता हूँ कि उन्होंने एक सब कुछ चल रहा था, गाड़ियाँ-वाड़ियाँ सब चल रही थी कि उन्होंने एक बीच में एक ऐसी जगह भी ढूँढी जहाँ पे वो काम नहीं हो रहा था। एक बंदे को अगर किसी जगह पे फ़ौरन गाड़ी डोर स्टेप पे चाहिए, तो उसको इतनी आसानी से नहीं मिलती थी, फ़ोन करेगा, ये करेगा, उन्हें ऐप दे दी और वो उससे काम किया। तो आई थिंक उस पे मैंने बात की और हम लोग चूँकि हमारी जो इनिशिएटिव है उसमें बहुत ज़्यादा फ़ोकस है एंटरप्रेन्योरशिप पे। अच्छा, फिर मेरी जो दूसरी टॉक थी उसके अंदर मैंने जो यूईटी में बात की। यूईटी में टॉपिक ये था कि हाउ टू लर्न व्हेन एवरीथिंग इज़ अवेलेबल टू यू। तो मैंने उसका आंसर ये किया है कि ये काम अब आसान हो गया है। उसकी मैंने मिसाल दी उसकी बूफ़े की। मैंने कहा अगर आपके सामने एक ही खाना पका हुआ है तो आप वही खा लेंगे जितना पेट भरा हुआ है। 2 चीज़ें पड़ी हों या 3 चीज़ें पड़ी हों, तो लालच करके आप हो सकता है पेट भर के ओवर ईटिंग कर लें। ठीक है ना? मीठा भी खा लें, वो भी खा लें, सब कुछ ही थोड़ा-थोड़ा खा लें। लेकिन अगर आप एक जगह जाएँ और वहाँ 90 डिशेज़ पड़ी हों, लंबी लाइन में, बूफ़े लगाओ। लंदन में एक मैंने खाया था एक रेस्टोरेंट में, पाकिस्तानी देसी रेस्टोरेंट था, 90 डिशेज़ बूफ़े में होती है। सारा कुछ ही रखा हुआ है। तो व्हाट डू यू डू देन? ये तो नहीं आप कर ही नहीं सकते कि आप सब खाएँ। So then the only choice you have is to pick up your thing through it and then select your choice and then you eat what you want and then you don't care about the rest. हुँ, बिल्कुल। तो अब ये है कि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होने से मेरे ख्याल से ये बहुत आसान हो गया है, अनलेस आप अटेंशन ना दें और आप देखें ही ना कि क्या गलती हो रही है। बड़ी सीधी सी बात है, इतना कुछ है तो क्या क्या करना है। मैंने तो ये भी बात की कि जब तक फिगर आउट नहीं करते ना कि आपने एग्जैक्टली क्या करना है, तो आपका ध्यान में ये होता है कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, और ये जो बात होता है ना, ये आपको किसी जगह नहीं छोड़ता। क्योंकि आप एक को देखेंगे वो भी बड़ा खुश है, वो जूते बेच के खुश है, वो मसाला बना के खुश है, वो एआई में जाके खुश है। मैं क्यों इतना ना खुश हूँ? क्योंकि आप बाहर ज़्यादा देख रहे हैं, अंदर नहीं देख रहे और आप अपने आप को फ़ोकस नहीं कर रहे। तो जब आप अपने आप को फ़ोकस करते हैं तो मेरे ख़्याल से फिर आपको परवाह ही नहीं होती वो क्या कर रहा है, फिर आप अपना ही देख रहे होते हैं कि मैंने कल क्या करना है। सो आई थिंक ये अब एक नेसेसिटी है कि आप जो है वो फिगर आउट कर लें जितना जल्दी हो सकता है, और यही फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं ओ लेवल्स, ए लेवल्स तक। आपको अपनी चीज़ें पता चलनी चाहिए कि मैंने किस डायरेक्शन में जाना है। इवन दो आई एम नॉट सेइंग कि यू स्पेशलाइज़, व्हाट आई एम सेइंग इज़ यू बिकम क्लियर, मोर क्लियर। अगर आप लेट करोगे ना कि मैं फिगर आउट करूँगा, तो मसला ये है कि पहले ये था कि आप जैसे एक फिक्स ऑब्जेक्ट यानी कि फिक्स टारगेट, फिक्स सीन है, उसमें आप फिगर आउट करते अपनी जगह ढूँढ लें। लेकिन अगर आपका टारगेट ही मूविंग है, हुँ, तो आप वहाँ तक पहुँचेंगे तो वो क्वेश्चन ही चेंज हो गया आपका, तो फिर आप क्या करोगे?
सो आई जस्ट थिंक कि अब जो है ना ये सारे एस्पेक्ट्स आपके होने चाहिए और आप डेप्थ फर्स्ट होना चाहिए, ये चीज़ है, स्पेशलाइजेशन की तरफ जाना चाहिए मेरे ख्याल से। दैट इज़ नॉट टू से दैट यू डोंट स्टडी अदर थिंग्स, बिकॉज आई थिंक जो भी आप प्रॉब्लम पकड़ोगे उससे रिलेटेड इतनी चीज़ें होती हैं, उसमें टेक्नोलॉजी का एस्पेक्ट है, यू हैव टू डू दैट। उसमें डोमेन जो जिस डोमेन में आप गए हो उसमें इतने एस्पेक्ट्स होंगे कि उस डोमेन की पूरी एक्सपर्टीज, कस्टमर बिहेवियर, प्रॉब्लम की डायनामिक्स, वो सारी आपको पता होनी चाहिए। फिर बिजनेस साइड की आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, उसके फिर आपने ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करनी है, हायरिंग करनी है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो वहाँ पे ये था कि मैंने ये बात की कि यार अपने आप को पहचानो और अपनी इंटरेस्ट को देखो। और जो यूसीबी में टॉक थी वो ज़रा इस तरह की थी कि सॉफ्टवेयर डेवलपर जो है वो एआई, पोस्ट एआई एरा में कैसे रेलेवेंट रह सकता है। तो वहाँ पर भी मैंने इस तरह की बात की कि मेरे ख़्याल से एआई को इस्तेमाल करना आना चाहिए। इसका मतलब ये है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो एआई को इस्तेमाल करना आना चाहिए, यस, लेकिन एआई को इस्तेमाल करना क्या है? तो मतलब आप कोई भी चीज़ खरीद के रख लो, यार मैं हथौड़ा खरीद के रख लेता हूँ, तो हथौड़ा खरीद के रख लिया, बड़ा अच्छा है। मुझे अक्सर शौक है, वो टूल बॉक्स देखता हूँ तो मैं कहता हूँ ये खरीद लेना चाहिए यार, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो अक्सर मेरे एक दो मैंने खरीदा भी था, अमेरिका से मैं लाया था, इतना हैवी वो था, तो मैंने टूल करके वो था, पड़ा रहा, वो वैसे ही पड़ा रहा, मुझे पता ही नहीं था मेरे से खोल के करना क्या। तो मेरे ख्याल से दोनों चीज़ें, डोमेन नॉलेज बहुत ज़रूरी है, फिर आपको स्किल सेट आपको चाहिए, ठीक है? और इसमें तो नो डाउट कि एआई अगर आप नहीं सीखोगे तो आप बेसिकली भी ऐसी है कि गाड़ियाँ आ चुकी हैं और आप अभी घोड़े पे बैठ के जा रहे हो या ऊँट पे बैठ के जा रहे हो, तो मर्ज़ी है आपकी, ठीक है? गाड़ी ना बैठे आप। तो एआई के बाद तो कोई और स्किल शायद इतनी रेलेवेंट नहीं है। हाँ, एआई के अंदर रहते हुए आप चीज़ें करें, डोमेन नॉलेज इज़ समथिंग एल्स, बट एआई के थ्रू काम करवाना इज़ द ऑब्वियस चॉइस। बिल्कुल। सो ये कुछ मोटी-मोटी समरी थी जो तीनों जगह पे बात हुई। बिल्कुल। तो जो एंटरप्रेन्योरशिप वाली जिस तरह बात हुई, तो वो क्या अर्ली स्टेज पर बच्चों को दी जा सकती है और कैसे दी जा सकती है? मतलब मुझे अगर अपना याद है ना, तो पहली दफ़ा जब मैंने एंटरप्रेन्योरशिप का लफ्ज़ सुना था ना, तो वो C2 में था मैं, यानी ओ लेवल्स के दूसरे साल के अंदर। एक कोई मोटिवेशनल स्पीकर आया था, तो उधर उन्होंने पूछा कि कौन-कौन क्या बनना चाहता है? किसी ने कहा इंजीनियर, किसी ने कहा डॉक्टर। तो एक बच्चा था, उसने हैंड रेज़ करके कहा एंटरप्रेन्योर। मैंने कहा यार ये एंटरप्रेन्योर पता नहीं क्या चीज़ होती है। हुँ, तो फिर मैंने सर्च किया जाकर, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि बिज़नेसमैन जो होता है ना वो एंटरप्रेन्योर होता है। इसी लेवल की बस बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। देखो ख़ैर, लेकिन वो किया कैसे जा सकता है? मतलब बड़ा सिंपल है। देखो मैं बार-बार ये मैं इसको अल्लाह करे मैं बयान कर सकूँ, मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि यार देखो एट द एंड ऑफ द डे ना, जब आप सर्कल ऑफ लाइफ़ को समझो, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप जितने इंसान दुनिया में होते हैं, ठीक है ना? वो सारे समहाउ एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जी रहे होते हैं हुँ, कि जो ज़्यादा काम करेगा, जो ज़्यादा वैल्यूएबल होगा, दूसरे के काम आएगा, उसको हम उतना रिवॉर्ड कर देंगे, रिसोर्सेज़ उसको एलोकेट किए जाएँगे। हुँ, और फिर उन रिसोर्सेज़ और उस पावर से या उस या कहना चाहिए स्ट्रेंथ से वो फिर अपनी सारी ज़रूरियात पूरी करेगा। और मैं यहाँ तक समझता हूँ कि इसके अंदर एक रिलीजियस एस्पेक्ट भी मैं मुझे तो नज़र आता है कि कहते हैं कि कारोबार में ज़्यादा रिस्क होता है। देखने में भी नज़र आता है कि ज़्यादा रिस्क होता है हुँ, और जो मुलाज़मत है उसमें थोड़ा होता है। तो उसमें मैंने ये देखा है कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखता हूँ मैं कि मुलाज़िम जो होता है ना वो अपने मालिक या ओनर या सीईओ या बॉस की सेवा कर रहा होता है। हुँ, और जो आपका बॉस होता है या जो बंदा बाहर, वो एक बहुत बड़े तबके की जो है ना हुँ, सेवा कर रहा होता है। तो मुझे लगता है अल्लाह ताला बेस्ड अपॉन योर रीच एंड योर हुँ, स्पेक्ट्रम, ठीक है, हुँ, अल्लाह ताला आपको रिवॉर्ड करता है। हुँ, नेचुरल सी बात है कि अगर आप 1 लाख लोगों का एक मसला हल कर रहे हो तो आपको उस हिसाब से रिवॉर्ड मिल रहा है। और एक बंदा सिर्फ अपने बॉस की एक मसला हल कर रहा है, अगरचे उस मसले में उसके थ्रू वो बाकियों का मसला भी हल कर रहा है, लेकिन प्राइमरीली वो उसको सुन रहा है। वो कहते हैं ये बना दो, वो क्या आज के बाद ये मग्स नहीं बनाने, अब प्लेटें बनानी है, तो वो प्लेटें बनानी शुरू कर देगा। लेकिन ये बंदा जो है ना ये ज़्यादा लोगों को देख के डिसाइड कर रहा होता है। हुँ, तो सर्कल ऑफ लाइफ समझना बहुत ज़रूरी है फर्स्ट प्रिंसिपल लेवल पे। हुँ, उस लेवल पे आप देखें कि यार लोग सुबह उठते हैं, अपने काम पे जाते हैं, कुछ ना कुछ उन्होंने कंट्रीब्यूट किया हुआ है। अभी आप बैठे हुए इस जगह को देख लें, एवरी सिंगल थिंग दैट यू सी, गाड़ी को देख लें, कितनी चीज़ें हैं उसके अंदर। एक कमरे में बैठे हुए आप देख लें, आई थिंक ये एक्सरसाइज करवाई जाए बच्चों को तो सैकड़ों क्या हज़ारों चीज़ें निकलेंगी। और उन हज़ारों चीज़ों की फैक्ट्रियाँ अगर सोचेंगे तो उनमें हज़ारों लोग काम कर रहे होंगे, सैकड़ों, और पता नहीं कितने लोगों की कितनी मेहनत से आप तक वो चीज़ें आपकी लाइफ चल रही होती है। और ये एक रौनक लगाई हुई है हमने एक दूसरे के लिए,
कुछ ना कुछ फ़न एंटरटेनमेंट के नाम पे भी हम बड़ा कुछ करते रहते हैं। तो कुछ बेसिक ज़रूरियात होती हैं, कुछ एंटरटेनमेंट वाली ज़रूरियात होती हैं, टाइम गुज़र जाए। तो सब कोई एक दूसरे की इस तरह के काम आ रहे हैं, भूख पानी, आराम और सेहत और फ़न, एंटरटेनमेंट, ठीक है ना? टाइम पास या नॉलेज एक्वायर करना। तो ये इस चीज़ में इस वक़्त और इसके अंदर इसकी जो डायनामिक्स चेंज होती है ना, वो स्केल से चेंज होती है मेरे ख़्याल से। जब 100 बंदा किसी जगह रह रहा हो, तो और तरह के मसाइल होते हैं, कुछ मसाइल होते ही नहीं हैं। हुँ, और जब 1000 लोग हो जाते हैं, तो फिर कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जो अनएड्रेस्ड रहते हैं। दूसरी बात ये होती है कि जब ज़्यादा लोग होते हैं, तो उसमें लोगों की ज़रूरियात, तबीयतें, वो बड़ी फ़र्क है। तो वो तबीयतों के फ़र्क होने से ये होता है कि आपके पास जो कुछ लो एक 100 में से 1 बंदा है जिसकी एक उसको छींकें आती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो 1 बंदा है, वो उसकी कौन सुनेगा? लेकिन जब 10 करोड़ बंदे होंगे, तो मेरा ख़्याल है 10-15,000 20,000 छींकों वाले हो ही जाएँगे। हुँ, मैं अभी कॉफ़ी शॉप पे जब था, तो मैं कॉफ़ी मशीन देख रहा था और फिर मैं उधर एक गया, तो वहाँ पे मैंने देखा कि वो जो आपने देखा होगा, वो जो ब्लेंडर होता है, उसके अंदर वो एक बॉक्स में बंद हो जाता है, उससे आवाज़ उसकी बहुत कम हो जाती है। हुँ, मैं सोच रहा था किसी बंदे ने सोचा होगा कि यार ब्लेंडर बनाते हैं, आवाज़ बड़ी आती है, आवाज़ ख़त्म होनी चाहिए। कैसे डिज़ाइन किया? उसे डब्बे के अंदर बंद करके, आवाज़ नहीं आती इतनी ज़ोर से, वरना सर करता रहता है। फिर मैंने सोचना शुरू किया कि यार ये क ऐसी कितनी कंपनियाँ होंगी दुनिया में, हुँ, जो ये ब्लेंडर बना रही हैं, हुँ, आवाज़ के बगैर वाला, एक तो नहीं होगी, बहुत सी होंगी। तो मैं सोचा कि कितनी को डिमांड होगी ये इस एरिया में, इस्लामाबाद में बता, मैंने कहा यहाँ पे एक दुकान में एक लगा हुआ है, 2 लगे होंगे, तो कितनी दुकानें होंगी जहाँ ब्लेंडर चाहिए होगा, फिर घर में भी शायद चाहिए हो, अक्सर ये कमर्शियल यूज़ के लिए होता है, आपको सामने चीज़ बनानी होती है। मैंने फिर ऐसे ही ज़रबे-ज़ुरबे देनी शुरू की, मैंने कहा एक शहर है, उस शहर में मेबी 50 कैफ़ेज़ हैं, 50 को 2 चाहिए, 100 शहर हैं, तो 1 लाख की डिमांड है। हुँ, फिर 1 लाख से ऊपर गया, तो मैंने देखा कि मेबी 100 मुल्क हैं, 150 मुल्क हैं, तो मैंने कहा कि कोई एक साइज़ डिमांड का मार्केट साइज़ निकलता है। तो मैंने फिर कहा कि अगर एक कितने का होगा, अगर एक 10,000 का है, कोई आइटम का साइज़ भी देखना हो, तो 10-15,000 का है, उसे प्रॉफ़िट मार्जिन ये है। तो इसका मतलब है कि कोई अ फ्यू क्या कहना चाहिए, 10, 20, 50 दहाइयाँ जो है, हुँ, डेकेड कहेंगे, क्या कहेंगे? हाँ, हाँ, फ्यू डेकेड ऑफ हुँ, entrepreneurs would have become millionaires through this one solution, हुँ, right? बिल्कुल। And similarly, then I noticed the coffee machine. And I'm like कि ये भी किसी से मेहनत की है भाई, वो करके वो उसने कहा यार कॉफ़ी बनानी है, अगर वो एक शू की जो आवाज़ आती है, वो झाग बनाता है फिर वो। तो इट्स इज़ ऑल अबाउट कि कुछ ज़रूरियात ऐसी होती हैं जो जब स्केल पे जाके आबादी बढ़ने, अब इससे तो मुझे लगता है आबादी बढ़नी चाहिए, क्योंकि आबादी बढ़ेगी तो ज़्यादा नए लोग एंटर हो सकते हैं सर्कल ऑफ लाइफ में। अगर आबादी कम होती जाएगी, तो फिर वापस उकड़ के चंद ज़रूरियात पे मत दो, देखिए बाकी कोई किसी के काम नहीं करेगा, हुँ, ठीक है ना? और कैपिटलिज़्म में ये एक डिवीज़न ऑफ लेबर का चैप्टर मैंने पढ़ा था एक दफ़ा, तो मैं बड़ा फ़ैसिनेट हुआ था कि बड़े शहरों में ये फ़ायदा होता है कि बड़े शहर जब होते हैं, तो ज़्यादा लोग रोज़गार कर सकते हैं, वरना हर कोई अपने-अपने गाय का दूध निकालेगा और अपने-अपने बकरे ज़िबा करेगा। आई लाइक दिस आइडिया, आई मीन इट्स फ़ैसिनेटिंग ऑब्ज़र्वेशन कि वाक़ई यार बड़े शहरों का क्या फ़ायदा है, क्यों बनाए जाते हैं वो? प्लानिंग होती है उसमें, ताकि ज़्यादा लोग रहते हैं, तो ज़्यादा ज़रूरियात लोगों के रोज़गार लगते हैं, काम पे लगेंगे लोग, वरना सुबह उठ के काम ना काज के दुश्मन अनाज के। बिल्कुल, बिल्कुल। सो ये कॉन्सेप्ट सर्कल ऑफ लाइफ एंड हुँ, हाउ डू यू लुक एट इट, हाउ डू यू लुक एट द प्रॉब्लम्स एंड देन यू सॉल्व अ प्रॉब्लम। वो अंबानी का उसने बताया था कि शाहरुख खान ने उसने एक उसपे कहा कि जब शादी हो इतना पैसा लगाया, तो बड़ी वो फेमस हुई थी, काफ़ी डील्स वगैरह आती थी। तो उसने कहा कि ये भाई साहब जो है ना, इनका वाकया ये है कि उनका जो बच्चा है, इसकी शादी थी, ये छोटा था, तो इसको बाहर गया, तो इसको पता लगा कि गुब्बारे जो है ना कोई बेच रहा था। तो उसने कहा कितने का गुब्बारा है? उसने कहा जी 20 रुपए का गुब्बारा है, जो भी 5 रुपए का गुब्बारा है। तो उसने कहा यार ये क्या बात हुई, इसमें तो हवा भर रहा है हुँ, और तो कुछ कर ही नहीं रहा। तो वो बाजार से कहते जाके उसने जो है ना पैकेट खरीद लिया गुब्बारों का, और हवा भर भर के उसने प्रॉब्ली बेचा, या इस तरह से, तो आयल में, तो इस तरह का दिमाग है, तो वैल्यू क्रिएट की ना, एक हुँ, वो बन गया। एक ज़माने में आई मीन मेरी बेटी भी वो बीड्स का वो बनाती है, ब्रेसलेट्स, तो कूल आइडिया है कि यार आपने कुछ पहनना है तो उस पे कुछ लिख लो, कोई बर्थडे लिख लो, कोई मैसेज लिख लो, तो आप ABCD खरीदो और नहीं मिलता आपको ये चीज़। शर्ट्स के ऊपर जो प्रिंटिंग होती है, सो मेनी वेज़ यू कैन सी कि यार मैं ये काम करता हूँ, और मेरा अमेरिका में मैं एक दफ़ा गया था, सिलिकॉन वैली, उस मतलब सैन फ्रांसिस्को साइड पे, वहाँ पे एक मैंने देखी बेकरी। किसी ने मुझे बताया कि यहाँ से तुमने वो पता नहीं क्या था, पेस्ट्री खानी है या इस तरह की, बहुत अच्छा है, कपकेक था। तो मैं उस दुकान को ढूँढता-ढूँढता पहुँचा कि पता नहीं क्या मेरे क्लाइंट ने रिकमेंड कर दिया।
तो मैं जब वहाँ पहुँचा तो वो एक ऑर्डिनरी सी दुकान थी, मतलब लेकिन दे वर जस्ट लविंग व्हाट दे वर डूइंग, मतलब पता चल रहा था कि पैशन है। और 3 बजे बंद हो जाती थी। अच्छा। बस उनको यार सुबह उठते हैं 10-11 बजे, रात को कराते हैं और 3 बजे बेच-बूझ के ख़त्म। और पता नहीं वो कितने साल से थी, लाइक पुरानी चलती आ रही है। हुँ, फैमिली बिज़नेस है, व्हाटएवर, दे आर डूइंग इट एंड दे आर नेलिंग इट, पीपल लव इट। तो आई थिंक एंटरप्रेन्योरशिप इज़ जस्ट अबाउट फिगरिंग आउट व्हाट पीपल नीड एंड व्हाट इज़ व्हिच नीड आई वुड लाइक टू सॉल्व, एड्रेस हुँ। एड्रेस, दैट्स इट, ठीक है? एंड बेस्ड अपॉन लाइकिंग एंड बेस्ड अपॉन अपॉर्च्युनिटी। सो इफ यू अप्लाई 2 फिल्टर्स हुँ, तो बस, तो उससे उसके लिए बेसिक लेवल पे ये सिखाया जाएगा कि सर्कल ऑफ लाइफ को समझो। हैव योर ओन ओपिनियन ऑफ लुकिंग एट द सोसाइटी एंड हाउ पीपल आर ऑपरेटिंग। हैव द ऑब्जर्वेशन बेसिकली। आई थिंक बच्चे स्कूल जाते हैं, वापस आते हैं, दे आर लुकिंग एट फोन्स, दे आर नॉट लुकिंग अराउंड। हुँ, मॉल जाते हैं तो उनको होता है आइसक्रीम खानी है। दे पास बाय सो मेनी शॉप्स, सो मेनी बिजनेसेस, सो मच एक्टिविटी, दे नेवर थिंक अबाउट इट कि ये मॉल क्या होता है, व्हाई मॉल एग्जिस्ट्स। और फिर ये जे डॉट के साथ दूसरा भी है और वो भी है, और एक ही कपड़े की कितनी दुकानें हैं और ये क्या बेच रहे हैं। बच्चे को सिर्फ ये नज़र तो आना शुरू हो, हुँ, तो फिर खुद ही वो देखेगा कि पूछेगा सवाल, एक दफ़ा आग लगानी है। सो टू मी दिस इज़ पॉसिबल एंड इफ़ यू ओपन दिस पर्सपेक्टिव, तो शुरू के सालों में ही बच्चे को इतना टाइम होता है कि वो बहुत कुछ ग्रैब ग्रैब कर लेगा। ओ लेवल्स के अंदर उसमें जाके तो उसको छुट्टी नहीं मिलनी कहीं पे, उसको इम्तिहान नहीं छोड़ने, उसके ग्रेड नहीं छोड़ने, लगे रहो। हुँ, So that's why I think entrepreneurship has to start in grade 4 or 5. बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, इसमें एंटरप्रेन्योर्स वैसे कितना इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं आपकी मतलब लाइफ़ का? कि जिस तरह मतलब साइंटिस्ट होते हैं, वो कोई साइंटिफिक डिस्कवरी करते हैं, जिससे कुछ हो जाता है। इसी तरह एंटरप्रेन्योर्स आपके ज़िंदगी के अंदर हर छोटी-छोटी चीज़ उन्होंने डिस्कवर की, उन्होंने Here's बनाई the और crazy ones, the misfits, the rebels. They are not fond of rules and they have no respect for the status quo. उसने स्टीव जॉब्स का वो आया था ना, तो because they change things, they make the human race push forward, make मतलब move forward. बिल्कुल। सो मैं तो ये मैंने एक आर्टिकल भी शायद लिखा था इस पे कि आई थिंक सोसाइटी में 4 तरह के, मैंने कहा था, लोग होते हैं, माज़रत के साथ। एक वो लोग होते हैं जो एजुकेट करते हैं, वो बस दूसरों को बताते हैं कि यार तुसी फिर कर लेना, बाकी आप ही, ठीक है? भाई ये मैंने बता दिया तुम्हें, बाकी अब तुमने फिगर आउट करना है। उस्ताद होते हैं, टीचर होते हैं, वो आपको आगे बताते हैं। और मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अभी टीचर बन रहा हूँ, अभी टीचिंग में आ रहा हूँ, तो मैं सबसे बड़ा मेरी कोशिश ये है कि मैं उस्ताद ना बन जाऊँ, ठीक है? मतलब ये कि मैं सिखाऊँ, लेकिन एट द सेम टाइम मैं कोई प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है? वो मैं उस पे बात करता हूँ। लेकिन जो बस सिर्फ़ बैठ के सिखाया, बस सो जाओ, कल अगले दिन क्लास पढ़ाएँगे, बस पढ़ा लिया, बाकी वेले बैठे हुए, मतलब ये मुझे नहीं पसंद। लेकिन बहरहाल उनकी इज़्ज़त है, वो फिर भी एक्सपर्ट होते हैं, अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होते हैं। उन्होंने पढ़ा लिया, अपनी क्लास पढ़ा ली, उनका काम पूरा हो गया, उनका फ़र्ज़ उन्होंने निभा लिया। दूसरे लोग होते हैं जो जज़्बात उभारते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स। वो ये करते हैं कि ऐसी बयान शोलांगेज़ी करनी है बात कि बस बंदा घायल जाते-जाते ऐसा समा बाँध देना है। तो अगर समा बंध गया तो उनका काम हो गया, उन्होंने वाह-वाह करवा ली, बस काम खत्म। आगे घर जाके वो सो जाए, अगले दिन फिर वहीं पे बैठा रहे, उनकी बला से। उन्होंने अगली तकरीर की तैयारी करनी है, अगली तकरीर में फिर शोला बयानी करनी है, फिर शोला बयानी हो जाएगी। मुझे अक्सर मेरे दोस्त होते थे, हम तबलीग में जाते थे तो वहाँ पे बयान सुनने, यार उधर चलते हैं, तो हम बड़ा कहते थे, यार चलो चलते हैं बयान सुनने। यार वो बयान होने लगा है, पहुँचते हैं वहाँ पे। तो कई सालों के बाद फिर मुझे वो, यार मैंने कहा सोचा यार चाचा चले जाते हैं, कितनी तो पहले भी तो गए हैं। तो वो पिछले बयानों का फिर क्या हुआ? हुआ तो कुछ भी नहीं। तो फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता ना इस तरह हो गया कि यार जो पहली दफ़ा सुना था ना, उस पे पहले अमल करो, फिर दूसरी बयान बाद में सुनेंगे। हुँ, तो वो एक होते हैं। तीसरे जो होते हैं ना, वो होते हैं सनसनी फैलाने वाले। सनसनी फैलाने का मतलब ये है कि कोई ना कोई इश्यू उठा के आपको याद दिलाएँगे, ओए तुम्हें नहीं पता इस बात का, ठीक है? उसमें जर्नलिस्ट भी हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं। सनसनी एक ऐसी बात फैलानी, तहरीकों वाले लोग होते हैं अक्सर, वो आपको ये बताते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट इश्यू ये है, बाकी तो है ही कोई मसला नहीं, तुम सोच ही नहीं रहे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। उधर समुद्र में मछलियाँ मार रही हैं, तुम आराम से बैठे हुए। उधर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तुम कुछ भी नहीं कर रहे। जुल्म हो रहा है, कुछ भी नहीं कर रहे। ये हो रहा है, कुछ नहीं कर रहे। लोग भूखे मर रहे हैं, तुम कुछ नहीं कर रहे। मतलब तुम बीमार, कैंसर से लोग मर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने बच्चे मतलब पैदा ऐसे हो रहे, मतलब दे जस्ट पिक अप वन प्रॉब्लम और उसको इतना ज़्यादा वो एक्स्ट्रापोलेट कर देते हैं, तो बाकी सब चीज़ें छोटी नज़र आने लग जाती हैं। उनका काम होता है, अगर सनसनी फैल गई है तो वो सक्सेसफुल है, सक्सेसफुल। ठीक है? हुँ, और फिर जो है, वेल
एक तबका तो ये होता ही है कि जो कुछ भी नहीं करता, उनको नहीं, मैं जो कर रहे हैं मैं उनकी कैटेगरीज बता, यानी एक तबका वो है जो तमाशा देख रहे हैं, लेकिन जो एक तबका होता है ना, वो ये एंटरप्रेन्योर्स का तबका होता है। ये लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है, और जो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले होते हैं लोग, उनको सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने पे तसल्ली मिलती है, सनसनी फैलाने पे नहीं मिलती, उनको मोटिवेट करने पे नहीं मिलती, उनको एक्सप्लेन करने पे नहीं मिलती तसल्ली। वो कहते हैं यार नहीं, ये इसका मसला हल करना। तो ये जो लोग होते हैं मेरे ख्याल से दीज आर द वंस एक्चुअली आर रनिंग द शो। दे आर द मोस्ट, दे शुड बी द मोस्ट रिस्पेक्टफुल वंस, बिकॉज दे आर हम्बल, दे आर ट्रू लर्नर्स, और दे आर ऑन टू अ जर्नी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, थोड़ी सी स्लाइटली रिलेटेड भी है और नहीं भी है, लेकिन आगे याद कि आई हैव दिस टेंडेंसी ऑफ थिंकिंग के ऑल द थिंग्स आर शरीयत की, यानी कि जो इस्लाम की है वो तो हमें हमारे लिए, अच्छा। क्योंकि अगर अल्लाह ताला हमें ये कहते हैं ना कि जिसने ये किया और ऐसे किया वो कामयाब हो गया, तो हम कामयाब होना चाहते हैं ना, तो हमें कामयाबी के लिए वो सब कुछ बताया जाता है कि हमारा फ़ायदा, किसी और का फ़ायदा, अल्लाह का तो कोई फ़ायदा नहीं है हमारे कुछ करने में या ना करने में। हमें अल्लाह को खुशी होगी, लेकिन वो जैसे कोई फ़ायदा नुकसान वाला चीज़ नहीं है, हमें फ़ायदा है। तो मैं फिर सोचता हूँ कि अच्छा, मिसाल के तौर पे आजिज़ी जो है, मैं भी कुछ दिन पहले बात कर रहा था कि आजिज़ी का क्या फ़ायदा मुझे, मेरी तो बेइज़्ती होती है आजिज़ी में, राइट, कि मैं हम्बल हो जाऊँ, और हम्बलनेस को मैं ये कहता हूँ कि आप अपनी प्रेफ़रेंस दूसरे की प्रेफ़रेंस के लिए छोड़ दो, दिस इज़ हम्बलनेस। कि you have a preferred outcome and someone else has the different preferred outcome, they are in clash, or you leave your preference, but this is not when you are right and other person is wrong at some level, यानी को बंदा हराम कर रहा है और आप हलाल की सही बात कर रहे हो, तो उस तब नहीं, केवन के एक एक्सेप्टेबल रेंज में हम बात कर रही, खाने में क्या पकना चाहिए, दोनों चीज़ें हलाल हैं, घिया गोश्त भी हलाल है और कढ़ाई गोश्त भी हलाल है। एंड अभी मैं कहता हूँ कि ये घिया गोश्त पकना चाहिए, दूसरा कहता है अगर करेले पका ले तो क्या मसला, कहते हैं नहीं घिया गोश्त पकना चाहिए, तो आप कहते हैं जी घिया गोश्त पक। तो आप एक हम्बल आदमी हैं, आप जिद नहीं करते, आप बहस नहीं करते, आप छोड़ देते हैं मसले को और आप चुक जाते हैं, ठीक है, आजिज़ी है। तो अब आजिज़ी मुझे सिखाई जा रही है, तो मैं ये कहता हूँ कि जब आप एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो आजिज़ी के बगैर तो आप बन ही नहीं सकते। अगर आप प्रोफेसर हैं तो आप तो सारी दुनिया को कहेंगे यार मैंने एक फ़ीचर बना दिया है, ये तुम सबके लिए फ़र्ज़ है इस्तेमाल करना, और तुम नहीं करोगे तो तुम सारे गलत हो, तो वो नहीं करेंगे। आपका कोई हक नहीं बनता कि आप उनको लेक्चर ही दें, लेक्चर तो क्लास में आप दे सकते हैं, बाद वाले को तो कोई चक्कर ही नहीं है, आपके उस्ताद तो नहीं है उनके आप। बिल्कुल। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर हो गया वो क्या करेगा कि यार ये मैंने ये किया था, नहीं कर रहे इस्तेमाल, अच्छा चलो यार इसको छोड़ो। वो क्या कह रहे हैं? तो लिटरली आजिज़ी, एंड देन इवन आपकी औलाद जो होती है, अल्लाह ताला ने, मैं कहता हूँ औलाद को अल्लाह ने फितना कहा है ना, तो फितना बेसिकली इज़ लाइक के वो ऐसी आजमाइश है, तो उसके अंदर एक ख़ास मैंने चीज़ ये देखी है कि औलाद इसलिए आजमाइश है कि अल्लाह ने आपके दिल में उसकी मोहब्बत डाल दी, उससे जान ही नहीं छूटती। अब और वो अपनी मर्ज़ी करती है, तो आप बेसिकली अगर आजिज़ नहीं है तो आप उसको डाँटेंगे और वो आप उसको अपने आप से दूर करेंगे सख्तियाँ करके। जब वो दूर हो जाएगा तो आपकी परवाह नहीं करेगा और आपकी मोहब्बत की वजह से आप इफ़ेक्ट होंगे, तो आपको पड़ेगी वापस। यही तुसी ओदी सुन लेंदे, तो आराम-आराम से उसको करते तो वो मोहब्बत आपसे आजिज़ी के साथ, आप बेटा आप कर प्रेफ़रेंस, यानी ये बच्चों की ये ख़्वाहिश है तो बच्चे ऐसे कर लें, ऐसे कर लें। अगेन हलाल हराम वो सब मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल। तीसरे नंबर पे इसी तरह आपके जो रवैये होते हैं, वो रवैये वो स्पंज की तरह वो चूसते हैं। आप ना भी चाहें तो फिर भी जो है ना उनमें वो ट्रांसफ़र होती है चीज़। बच्चों को अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि वो जज़्ब करते हैं चीज़ें। तो जो आप उसको दिखाएँगे वो लेगा, और कल को फिर आप जो चाहते हैं, मैंने कहा था कि वो ज़रूरी नहीं कि वही वो सीखेंगे, वो सब कुछ सीखेंगे। और आपकी मोहब्बत होगी तो वो आपकी मर्ज़ी के खिलाफ चलेंगे तो आपको तकलीफ़ होगी। तो इस तरह से आज़माइश बनाया उसको एक तरह से। सो एंटरप्रेन्योर्स, आई थिंक एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द वे टू गो, ये कहना, और उसमें इंसान अच्छा इंसान बनता है अगर सही तरीके से करे। और मेरे ख़्याल से पैसा सँभालने के आदाब और पैसा सँभालने की चीज़ें, वो एक अलग चीज़ है कि आपको पैसा आएगा तो आप क्या करते हो, वो एक अलग बहस है सारी। लेकिन सिंपल सी बात है कि लोगों के लिए मुफ़ीद बनना, टू बी, इमाम गज़ाली का मैंने कहीं पढ़ा था कि डेफ़िनेशन ऑफ का मार्केट ये थी कि वो जगह जहाँ लोगों की ज़रूरतें पूरी होती हैं। अब मार्केट ये होती है, बाज़ार, उस जगह को कहते हैं जहाँ लोगों की ज़रूरतें पूरी होती हैं। तो अगर हम ये चीज़ें कंडीशन कर दें ना अपने लोगों की, बच्चों की, और ये रिफ्ट ख़त्म कर दें कि ये दुनिया आखिरत यानी माल
पैसे को हमने अल्लाह ने खैर कहा पैसे को, उस तरह पॉजिटिव साइड दिखाए उसकी। नेगेटिव साइड भी है बट पॉजिटिव साइड भी दिखाएं, एक ही तरफ हम हो गए ना। सो आई सल्यूट ऑल एंटरप्रेन्योर्स दैट आर ट्राइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। बिल्कुल, बिल्कुल। तो थोड़ा-सा मैं अब वापस आता हूँ जो हमारा एजुकेशनल काम चल रहा है उसके ऊपर। तो आखिरी दफ़ा जिस तरह हमारी बात हुई थी कि हम एक टारगेट पर गामज़न थे बच्चों को लर्निंग की प्रैक्टिस करवाने के लिए ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर्ली कंसोलिडेट हो जाए। तो हाउ इज़ दैट गोइंग? या दैट्स गोइंग वेल। आई थिंक हमारा टारगेट चल रहा है जिसके अंदर और 2-3 हफ्ते के अंदर हम ज्योमेट्री के अलावा इनके जो फ्रैक्शंस, डेसिमल, परसेंटेज और बेसिक जो ऑपरेशन अरिथमेटिक, ये सारी चीज़ें हमने कवर करवा के उसकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो अल्लाह करे कि ये हम अचीव कर लें। तो मेरे नज़दीक तो इट्स अ बिग वैलिडेशन द फैक्ट के आज मेरी अब पता वीकेंड की जो हमारी क्लास है उस पे 2 यूके से बच्चे उठते हैं सुबह 5:30 बजे। तो मैं जब देखता हूँ तो आई आई ऑनेस्टली क्वेश्चन कि यार इन्हें क्या चीज़ पुल कर रही है भाई? हुँ, हुँ, हुँ। मतलब मैथ पढ़ा रहा हूँ यार, कोई मैं कौन-सा कोई उनको गेमें खिला रहा हूँ। मैथ पढ़ने वो उठ जाते हैं और सबसे बड़ी बात है वो अटेंटिव होते हैं। मतलब चलो जी माँ ने उठा दिया, घर माँ-बाप ने उठा दिया। लेकिन वो आखिरी वक़्त तक सवा घंटे की क्लास होती है, वो आखिरी वक़्त तक सारे लाते हैं, जवाब देते हैं और बोलते हैं और क्वेश्चन का आंसर करते हैं। सो समथिंग इज़ हैपनिंग, आई डोंट नो, समथिंग इज़ हैपनिंग एंड दे आर लाइकिंग इट। और वो जो हम रिवॉर्ड सिस्टम एक बना रहे हैं, आई थिंक दैट इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव इन माय व्यू। बिल्कुल, उस पे हम बात करेंगे आने वाले वक्तों में, लेकिन एंड द वे वी आर डिज़ाइनिंग आवर एंटायर स्कूल प्रोग्राम, इट्स गोना बी अ गेम चेंजर। 1 से 2 साल स्कूल के स्किप करवाने के काबिल बनना विदाउट एनी डिसएडवांटेज, रादर एडवांटेज, कि आप एडवांटेज लेके आओ। सोचे ना कि आपका बच्चा 4-5 ग्रेड नहीं पढ़ता और फिर वो उसके पास ऑप्शन है कि वो 6 में जाए, 7 में जाए या 8 में जाए। हुँ, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप स्लो खेलना चाहते हैं, आराम से बच्चा एन्जॉय करता हुआ जाए, तो आप 6 में करा दें। बैलेंस करना चाहते हैं 7 में करा दें, 1 साल तो बचाएँ उसका, चलो बचने से मुराद स्किप करवाएँ, पैसे बचाएँ, जो भी कर लें। और 8th में जाते हैं तो अग्रेसिव खेलना चाहते थे, 8th में भी करा दें। हमने तो उसको करा दिया होगा सारा 8 तक। तो 8th ग्रेड को फिर आगे दोबारा से स्कूल की पेस पे पढ़ लेगा तो कोई मसला ही नहीं है उसके लिए। हुँ। ऑन टॉप ऑफ दैट उसने 2 साल एंटरप्रेन्योरशिप समझी होगी, उसमें उसने प्रोग्रामिंग और एआई यूज़ की होगी और उसने जो है रिलिजन पढ़ा होगा, उसको मकसद का पता होगा चीज़ों का। I don't see that exists anywhere. We're very excited to launch this program. I'm working on it, inshallah. We'll start announcing it in January. इंशाल्लाह रमज़ान से पहले हम अपनी कैंपेन स्टार्ट करेंगे और फिर लोगों तक अवेयरनेस होएगी। इट्स क्या कहना चाहिए, वी शुड, नोबडी शुड मिस इट। देयर विल बी वेरी लिमिटेड सीट्स एंड एनीबॉडी हू ऑप्ट्स फॉर इट विल नॉट रिग्रेट। हुँ, बिल्कुल, बहुत बहुत ज़्यादा मैं भी जिस तरह मतलब आई हैव बीन वर्किंग विद यू तो जिस तरह इसकी वैल्यू और जो जो नज़र आता है कि नथिंग ऑफ अ सिमिलर नेचर एक्सिस्ट्स आउट देयर। या तो बेहतरीन है। यहाँ पर ही फिर इसको एंड करते हैं श्योर, इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह इसी तरह इसको जारी रखेंगे और नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात श्योर होगी। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।